नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी समीक्षा अधिकारी की ध्येय आईएएस की टेस्ट नंबर 7 है और 6 टेस्ट सीरीज हमने कवर कर ली हैं, जो कि ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 7, जिसमें हम लोग 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, जिसमें हमारे करंट अफेयर का जो पोर्शन रहेगा वो अप्रैल मंथ का रहेगा, अप्रैल 2025 का, और 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, जो कि हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, इनकी व्याख्या सहित हम लोग टेस्ट को कवर करेंगे। चलिए, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपग्रह मुख्य रूप से संचार उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा भारतीय उपग्रह है जो मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका इनसैट 3A, कार्टोसैट 1 और रीसैट 2 और चंद्रयान 2। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो आपका इनसैट 3A इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। इनसैट 3A जो कि मुख्य रूप से संचार उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गगन से संबंधित। गगन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई जो हमारा, ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, की एक संयुक्त पहल है। दूसरा कथन है, यह केवल समुद्री अभियानों के लिए उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो गगन है वो आपका इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यह केवल समुद्री अभियानों के लिए उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, मुख्य रूप से जो गगन है ये नागरिक उड्डयन और वायु जो यातायात प्रबंधन है के लिए उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है, ना कि केवल समुद्री अभियानों के लिए। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विकास इंजन में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग होता है। विकास इंजन में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग होता है। इसे 1970 के दशक में नंबी नारायण और उनकी टीम ने विकसित किया था। तो आपका विकास जो इंजन है इसमें क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग नहीं होता है। इसका ईंधन का प्रयोग होता है तो द्रव ईंधन का प्रयोग होता है। तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसे 1970 के दशक में नंबी नारायणन और उनकी टीम ने विकसित किया था, ये आपका कथन करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन किससे संबंधित है? स्माइलिंग जो बुद्धा ऑपरेशन है वो 1974 में पोखरण में भारत द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा, जो कि पोखरण में हुआ था। और कब हुआ था? 1974 में। अगला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? किस भाग को प्रभावित करती है? तो फेफड़ों को छोड़कर अन्य अंगों को प्रभावित करती है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मस्तिष्क, आंख, आंत, लिम्फ नोड्स आदि में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ट्रेकोमा किस प्रकार का रोग है? ट्रेकोमा किस प्रकार का रोग है? तो ऑप्शन है वायरल संक्रमण, फंगल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण और आनुवांशिक संक्रमण। तो जो ट्रेकोमा है वो बैक्टीरियल संक्रमण है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। जीनोम एडिटिंग के उपयोग के क्षेत्र में कौन कौन से हैं? तो जीनोम एडिटिंग है, इसके उपयोग के क्षेत्र कौन कौन है? चिकित्सा अनुसंधान, रक्त कैंसर का उपचार, कृषि फसलों का सुधार और अंतरिक्ष यात्रा। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो अंतरिक्ष यात्रा को छोड़कर बाकी आपके
तीनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब चिकित्सा अनुसंधान, रक्त कैंसर का उपचार और कृषि फसलों का सुधार जीनोम एडिटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत अनुवांशिकी में क्रांति लाने वाला सिद्धांत था। दूसरा कथन है इसे जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टाइटम ने प्रतिपादित किया। तो इसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांगों में डीएनए पाया जाता है? कौन से जो कोशिकांग हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में न्यूक्लियस में पाया जाता है। गाल्ची काय में नहीं पाया जाता है। तो जो गाल्जी काय है इसमें नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, इसमें कोशिकांगों में डीएनए पाया जाता है। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। टेरिफोटाइट्स टेरिडोफाइट्स में बीज होते हैं। दूसरा है जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है और पहला इसमें कथन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में क्या कहा है कि कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। कारण है कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। अभिकथन ए और कारण ए दोनों कथन हैं करेक्ट हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो क्या है? तो अर्थात इसमें क्या होता है कि कवक जो विषमपोषी होते हैं, कवक विषमपोषी होते हैं, अर्थात ये स्वयं भोजन नहीं बना पाते, इसलिए इन्हें प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें प्लास्टिड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या, कारण भी करेक्ट है इसमें, और कथन भी करेक्ट है, और व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, इनको आपस में सही सुमेलित करना है। एक सूची है जिसमें संरचना दी गई है, और दूसरी सूची है जिसमें आपके उदाहरण दिए गए हैं। कंद, सलकंद, धनकंद और प्रकंद, इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो कंद का उदाहरण है आलू, कंद का उदाहरण है आलू, सलकंद का उदाहरण है प्याज और लहसुन, तो इसमें प्याज हो जाएगा, और यहाँ लहसुन भी होता है। ठीक। धनकंद का उदाहरण क्या है? धनकंद का अरबी है, अरबी, और प्रकंद जो है वो हल्दी है। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हल्दी भी है और अदरक भी उसी में आती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें चार कथन दिए गए हैं। पहला कथन है नारियल अष्टफल है और उसका खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है। दूसरा कथन है अनार का खाने योग्य भाग बीज चोल होता है। तीसरा कथन है केला एवं बेरी फल है और उसका खाने योग्य भाग मध्य व अंतः फल भित्ति होता है। चौथा कथन है आम में खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। इसमें जो आपके करेक्ट हो जाएंगे वो पहला कथन करेक्ट है, और अनार खाने योग्य भाग जो बीज फल दूसरा कथन करेक्ट है, और तीसरा कथन करेक्ट है। चौथा कथन जो है आपका करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आम में जो खाया जाता है भाग, वो आम में खाए जाने वाला भाग मांसल मध्य फल भित्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? इसमें कथन चार कथन दिए गए हैं। पहला कथन है नींबू में डाई बैक रोग कापर की कमी से होता है। डाई बैक रोग कापर की कमी से होता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। फूल गोभी में बंटिंग नाइट्रोजन की आवश्यकता से होता है। जो बंटिंग रोग है वो नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है।
नाइट्रोजन की जब अधिकता होती है तो इसमें बंटिंग होता है फूल गोभी में। गाजर में कैविटी स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है, ये भी आपका करेक्ट है। मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ते की अधिकता से होता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, फूल गोभी में जो बंटिंग नाइट्रोजन की अधिकता होती है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। और चौथा भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तो बंटिंग नाइट्रोजन की कमी से होता है, अधिकता से नहीं होता है, कमी से होता है। और मक्का में जो व्हाइट बट रोग है वो जस्ते की कमी से होता है। तो इसमें जो करेक्ट होंगे, पहला कथन करेक्ट होगा और तीसरा कथन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है वो बताना है। तो ये आती है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ कार्य दिए गए हैं, एक तरफ उनके हार्मोन्स दिए गए हैं। पर्णपात रोकना, जड़ों की वृद्धि, जीर्णता रोकना और सुसप्ता सु, सुप्तता बनाए रखना। ठीक है, तो इसमें आपका मिलान करना है, आपके कौन से करेक्ट हैं, इनको विचार करना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो पर्णपता जो रोग है, पर्णपात रोग है, वो ऑक्सिन उसमें होता है आपका, हार्मोन ऑक्सिन। और जड़ों की वृद्धि में इंडोल ब्यूटाइल जो ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। और जीर्णता रोकना साइटोकाइनिन। और सुप्तता बनाए रखने में एसिविसिक अम्ल पाया जाता है। चलिए तो इसमें आपके सभी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ सूचकांक दिए गए हैं, एक तरफ उनके जारीकर्ता संस्थान दिए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जारी करता है। तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, IMF जारी नहीं करता है। बाकी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, तो आपका करेक्ट है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आसियान, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है विकास बैंक है, और बिम्स्टेक और शंघाई सहयोग संगठन, इनकी जो स्थापना वर्ष है वो कौन से है बतानी है। तो ADB की स्थापना, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है जो, इसकी स्थापना होती है 1966 में। आसियान की स्थापना कब होती है? 1967 में। और बिम्स्टेक की स्थापना होती है 1997 में, 1997 में। और शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना होती है 2001 में, जिसे SCO कहते हैं। चलिए तो आपका करेक्ट हो जाएगा, पहले में आपका दूसरा है, फिर पहला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में राष्ट्रीय औसत का 250.8% रही, जो भारत में सबसे अधिक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी थी। दूसरा कथन है, यह योजना नेहरू महानलोविस मॉडल पर आधारित थी। तीसरा कथन है, औसत वार्षिक वृद्धि 4.3 लक्ष्य के विरुद्ध 4.5 प्राप्त हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। पहला और दूसरा तो करेक्ट है, लेकिन तीसरा कथन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
चलिए, इसमें जो था नेहरू महानवोदय मॉडल अपनाया गया था। इसमें लक्ष्य जो रखा था वो 4.5% का लक्ष्य रखा था, ठीक है, और कुछ कम वृद्धि, ठीक है, कुछ कम वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित सरकारी नीतियों का उनके आर्थिक प्रभावों से जो सही है उनको रूप में मिलान करना है। एक तरफ नीतियां दी गई हैं, एक तरफ उनके प्रभाव दिए गए हैं, ये बताना है। हीनार्थ प्रबंधन, हीनार्थ प्रबंधन जो है वो व्यय पर नियंत्रण न होने से राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। ये तो आपका व्यय से जो उत्पन्न, व्यय पर नियंत्रण न होने पर राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मिलान राजकोषीय घाटा बढ़ना। चलिए, बाकी दूसरा है अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन। इसमें क्या है? तो इसमें है केंद्रीय बैंक द्वारा अधिशेष नोट छापना जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, यानी कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा है उदार ऋण एवं साख नीति। में क्या है? तो इसमें ऋण जो है सुलभ होने से उपभोग मांग बढ़ती है जिससे क्रय शक्ति बढ़ने से बाजार में मांग अधिक होती है, तो मांग में तीव्र वृद्धि, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। युद्ध जनित अनुपत्वाद जो व्यय है उसमें उत्पादन में कमी होती है। चलिए, तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें आपके 3 कथन दिए गए हैं। पहले कथन में कहा है गरीबी हटाओ का नारा 5वीं योजना के दौरान दिया गया था। जो गरीबी हटाओ का नारा है क्या वो 5वीं योजना के अंतर्गत दिया गया था? बिल्कुल आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। कब? तो 1974 से 1979 के बीच में इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। अगला कथन है भोजन काम और उत्पादन का नारा 6वीं योजना में दिया गया था। तो भोजन काम और उत्पादन का नारा 6वीं में नहीं दिया गया था, ये 7वीं में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट है। तीसरे में कहा है कि 11वीं योजना का ध्येय तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास था, तो यह को आपका बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास था, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा है कि मुद्रास्फीति से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। कारण में कहा है सरकार को सेवाओं व निर्माण लागत के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कथन भी करेक्ट है और कारण भी करेक्ट है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ बैंक दी गई है, एक तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ मद्रास। तो आपका जो अवध कमर्शियल बैंक है इसकी स्थापना होती है, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है 1881 में, 1881 में होती है, और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है 1894 में, ठीक है। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1770 में, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है 1843 में। इसमें जो सही सुमेलित था वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में होती थी। जो भारत का पहला आधुनिक बैंक भी माना जाता है, ये भारत का पहला आधुनिक बैंक, आधुनिक बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके वित्त आयोगों की अध्यक्षता के वर्ष के आधार पर पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित करना है। केसी पंत, केसी पंत का जो क्रम रहा है वो 1992 में इनका कार्यकाल रहा है, और ये 10वें वित्त आयोग, ठीक है, ये 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सी रंगराजन, सी रंगराजन का कार्यकाल जो रहा है 2002 के आसपास रहा है, ये 12वें, ठीक है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
डॉक्टर वाई रेड्डी, ठीक है, वाई वी रेड्डी, इनका कार्यकाल रहा है 2013, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वाई वी चौहान जो रहे हैं वो 1983 में रहे हैं और इनका था 8वां, ठीक है, 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिनी गुणांक के बारे में सही है? गिनी गुणांक के बारे में कौन सा कथन आपका करेक्ट है? तो यह आय की असमानता को मापता है, ये करेक्ट है आपका गिनी गुणांक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। स्वजल धारा कार्यक्रम, स्वजल धारा कार्यक्रम जो हुआ है, शुरुआत हुई है उसकी 2002 में शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1986 में। और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 1972 से 73 के बीच में होती है। राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, इसकी शुरुआत होती है 1991 में। और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना होती है 1991 में। इसको बताना है प्रारंभ के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका जो करेक्ट होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है इंपॉर्टेंट है, 1986 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत के कोर सेक्टर में शामिल नहीं है? कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? इसमें जो वस्त्र उद्योग है ये कोर सेक्टर में नहीं आता है। कोर सेक्टर में कुल 8 हैं उद्योग, जो कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, ये कुल कोर 8 उद्योग शामिल हैं। वस्त्र उद्योग कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? कथन है यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखे गए हैं, बिल्कुल करेक्ट है आपका। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनी संहिता के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। ऋग्वेद में पहला तथा 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऐतरेय एवं गोपथ अथर्ववेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये आपका इनकरेक्ट है। ऐतरेय ऋग्वेद का है, ऐतरेय किसका है? ऋग्वेद का है, और गोपथ जो है वो अथर्ववेद का है। चलिए, ये आपका इनकरेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालना है? किस या किन से मौर्य काल की जो कुछ घटनाएं हैं उन पर प्रकाश डालना है? बृहत्था मंजरी, मुद्रा राक्षस और सरित सागर, कूट की जो सहायता से उनके उत्तर चुनना है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे, सभी जो थी ये मौर्य काल की जो घटनाएं थी। अगला क्वेश्चन है, एक साहित्य तरफ और एक है रचयिता, बेमेल है एक, उनको बताना है कौन सा एक बेमेल है बताना है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी? तो नाट्य शास्त्र की रचना करी भरत ने। गाथा सप्तशती की रचना करी हाल ने। और स्वप्नवास वध सप्तम की रचना करी भास ने। और सौंदरानंद की रचना किसने करी? अश्वघोष ने, अश्वघोष ने करी, राजशेखर ने नहीं करी थी। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, बेमेल है इसका। देवपाड़ा प्रशस्त लेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? किस शासक से है? तो विजय सेन से है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देवपाड़ा प्रशस्त के लेख का संबंध है विजय सेन से। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर के रूप में जाना जाता था। कारण में है वह इस्लामी कानूनों का अक्षरशः पालन करता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब व्याख्या भी कर रहे हैं और दोनों आपके करेक्ट भी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथन किस संधि के संदर्भ में है ये बताना है। इस संधि के कारण मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया।
दूसरा कथन है मराठा राजनीति का केंद्र पूना बन गया। किस संधि से ऐसा हुआ था? तो ये संगोला की संधि हुई थी, इसके कारण ऐसा हुआ था। संगोला की संधि। संगोला की संधि से मराठा संगठन का जो वास्तविक नेता है वो पेशवा बन गया था, और मराठा राजनीति का जो केंद्र है वो पूना बन गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। ग्वालियरगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और सतमाला पहाड़ी। तो इनको पश्चिम से पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम आपका सही क्रम बताना है। तो सबसे पूर्व आपकी हो जाएंगी रामगढ़, फिर आपकी हो जाएंगी महादेव, फिर हो जाएगा आपका गाविलगढ़, फिर हो जाएगी सतमाला। लास्ट आपका सतमाला हो जाएगा, पहला आपका तीसरा हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं, ये नहीं होगा। पहला आपका तीसरा हो गया, फिर आपका हो जाएगा दूसरा, फिर पहला, हाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स और जर्मेनियम। कौन से अर्धचालक नहीं है बताना है। तो क्वार्ट्ज अर्धचालक नहीं है और सिरेमिक्स अर्धचालक नहीं है, बाकी सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में से बोगाईगांव रिफाइनरी, मंगलोर रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी और वाडीनार रिफाइनरी कौन निजी क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो आपकी जामनगर रिफाइनरी और वाडीनार रिफाइनरी ये दोनों निजी क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जुनता दल का सदस्य नहीं था? जुनता दल का सदस्य कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन बी शहजादा खुसरो जुनता दल का सदस्य नहीं था। जुनता दल का जो सदस्य नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया था, मतलब जुनता दल नूरजहां ने जहांगीर के जो विवाह के बाद बनाया था। तो शाहजहां जो शहजादा खुसरो है ये सदस्य नहीं था। बाकी मिर्जा गियास बेग, आसफ खां और असमत बेगम ये सभी जुनता दल के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इसकी स्थापना 1954 में कानपुर में की गई थी। दूसरा कथन है यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 कानपुर में की गई, लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही कालक्रम जो है वो क्या है वो बताना है। शिमला समझौता कब हुआ है? तो 2 जुलाई 1972 को हुआ। 2 जुलाई 1972 को। किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। ताशकंद समझौता कब होता है? तो ये 10 जनवरी 1966 में होता है। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। फरक्का समझौता कब होता है? फरक्का समझौता होता है अंतरिम रूप से 1975 तथा अंतिम रूप से 12 दिसंबर 1996, यानी कि 12 दिसंबर 1996 को अंतिम रूप से मानते हैं। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। भारत सोवियत संघ कब हुई? तो भारत सोवियत संघ जो हुई वो 9 अगस्त 1971 में हुई, भारत और रूस के बीच में। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब सबसे पहले आपकी 1966 में हुई, फिर आपकी हुई रूस की 71 में, फिर 72 में, फिर 96। चलो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार है। यह क्षेत्र विस्तार है, यह क्षेत्र विस्तार है, किसका विस्तार है? तो मालवा पठार का, मालवा पठार का विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ताल और या झील दिए गए हैं एक तरफ स्थान दिए गए हैं। यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देवरिया ताल कहाँ स्थित है? तो
देवरिया ताल आपका कन्नौज में है। कहाँ है? कन्नौज में। देवरिया में नहीं है, देवरिया ताल कन्नौज में है। ठीक है। सही युग्म बताना है कौन से हैं। कीठम झील कहाँ है? तो कीठम झील आपकी आगरा में है। गोमती ताल कहाँ है? तो ये पीलीभीत में है। और पयाग जो है वो अवध्या में नहीं, कहाँ है? बहराइच में। ठीक है, बहराइच में है। पयाग झील जो है वो बहराइच में है। तो इसमें दो ही ऑप्शन इसके करेक्ट थे, ऑप्शन 2 और 3, इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देवरिया ताल जो है कन्नौज में है, देवरिया जिले में नहीं है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई? यूपी किसान सभा की स्थापना होती है फरवरी 1918 में। मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों को ऊंचाई के अनुसार उनका सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम का है, पहले आपका होगा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, फिर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर होगा मीसोस्फेयर, और फिर थर्मोस्फेयर। सबसे ऊपर थर्मोस्फेयर हो जाएगा। तो इसमें आरोही क्रम बताना है, यानी कि ऊपर से ऊपर से नीचे की ओर बताना है। ऊपर से, अच्छा, आरोही क्रम बताना है इसमें। मतलब यहाँ पे तो आपका कोई नहीं है, असेंडिंग आर्डर बताना है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, सभी उपयुक्त में से कोई नहीं है। मतलब सबसे पहले आपका होगा ट्रोपोस्फेयर, उल्टा चले तो ऐसे होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर। तो ये इनकरेक्ट था क्योंकि आरोही पूछ रहा है, यानी कि असेंडिंग पूछ रहा है। चलिए, तो इसमें असेंडिंग पूछ रहा है, तो इसमें आपके कोई करेक्ट नहीं होंगे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे अवरोही डिसेंडिंग दिया होता तो डिसेंडिंग आपका जो करेक्ट होता वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है, यदि डिसेंडिंग आर्डर दिया होता तो। लेकिन दिया है असेंडिंग आर्डर, तो यहाँ पे कोई करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? प्रशांत महासागर की कौन सी गर्म जलधारा है बताना है। तो प्रशांत महासागर की कौन सी गर्म जलधारा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सुसीमा। सुसीमा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन, महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है? महासागरों का कौन सा भाग ऐसा है जो जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है? तो महाद्वीपीय जो सेल्फ हैं, महाद्वीपीय सेल्फ हैं, उनका जो भाग है वो जीवाश्म ईंधनों का स्रोत पाया जाता है, स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ अभिकथन है, एक है कारण, मतलब एक है विकथन, एक है कारण। तो अभिकथन में कहा है कि पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। कारण है, सिजगी की स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पूर्णमासी की अमावस्या को दीर्घ ज्वार होता है, ये भी आपका करेक्ट है। और सिजगी की स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसीलिए क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है? किस प्रकार के बादलों से होती है बताना है। तो वर्षा स्तरीय मेघ नहीं, स्तरीय कपासी नहीं, पच्छाव स्तरीय नहीं, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कपासी वर्षा जो मेघ है, इनसे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीघ्र वाताग्रों के सहारे मुख्यतः वर्षा कपासी वर्षा मेघ बादलों से होती है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो बेबर द्वारा। बेबर। कब दिया गया था? तो 1909 में।
न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत वेबर द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1909 में। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा स्वयं सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, एक तरफ खनिज दिए गए हैं। चलिए, तो चिहुआ आहुआ ये मैक्सिको में पड़ता है। कहाँ है? मैक्सिको में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है, तो सही सुमेलित है। पेनाग द्वीप, पेनाग द्वीप में टिन होता है, ये भी आपका करेक्ट है। कहाँ है पेनाग? तो मलेशिया में है। पिलबरा, पिलबरा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये लौह एस के लिए, खनिज के लिए फेमस है। बाकी बिटवाट सरडेंड जो है, ये आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है, हीरा हीरा के लिए नहीं है, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन इसका डी, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? कौन सा एक्ट था जो कंपनी थी उसको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को दोनों को मान्यता मिली थी? तो जो रिलेटिंग एक्ट आता है 1773, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, जिसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। मतलब कहा जाए यदि केंद्रीय प्रशासन की नींव, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत रखी गई। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी दी गई कंपनी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अधिकतर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है? पहला कथन, पहला अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है, तो इसमें जो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है ये दोनों को प्राप्त है, विदेशियों को और भारतीयों को। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार हैं, शिक्षा और संबंधी जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तो आपका और सही है, आपका पहला सही है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी को प्राप्त हैं, जबकि कुछ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये सिर्फ केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। भारतीयों को प्राप्त हैं 15, 16, 19 और 29 और 30। बाकी जो सब मिला के वो दोनों को प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल जो कर्तव्य है, मुख्य मूल कर्तव्य के संदर्भ में, पहला मूल कर्तव्य है मौलिक कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। दूसरे में क्या कहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए। तो इसमें जो दो कथन दिए हैं, इसमें जो करेक्ट है वो क्या करेक्ट हो जाएगा? आपका सही बताना है तो पहला ऑप्शन क्या होगा इसका? सही होगा। दूसरा इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। 42वां जो संशोधन होता है वो 1978 में नहीं होता है। कब होता है? 1976 में होता है 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? किसने कहा था? तो एन श्रीनिवासन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षतावाद तथा एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं, तो ऑप्शन ए केशवानंद भारतीयवाद में कहा गया था। पंथ निरपेक्षता एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है ए और कारण आर दिया है। अभिकथन में कहा है कि भारत में केंद्र एवं राज्यों दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का
अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल करेक्ट है। निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा है, ये भी करेक्ट है। इसीलिए समवर्ती सूची में है, इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार कानून बनाने का प्राप्त है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब व्याख्या भी कर रहा है और दोनों करेक्ट भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है? निदेशक तत्व के बारे में है, तो अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिला। दूसरा कथन है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। इसमें जो बताना है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी पुरा स्थल से प्राप्त हुआ, जिसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल दो, पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित नहीं है? सिंध में अवस्थित कौन सा नहीं है? तो हड़प्पा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में तथा मोहनजोदड़ो व चौहदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। तो हड़प्पा जो संस्कृति के ये दोनों जो हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं ये सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में स्थित है। और जो हड़प्पा स्थल है वो जो पंजाब, ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये दोनों पंजाब में ही पाकिस्तान के ही हैं, पाकिस्तान में ही है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और ये सिंध प्रांत में है दोनों। तो इसमें पूछा गया था हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल है जो कि सिंध में स्थित है? तो हड़प्पा हड़प्पा कौन सा स्थल सिंध में अवस्थित नहीं है? तो हड़प्पा नहीं है, बाकी दोनों आपके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। चार यहाँ पे कथन है, इसमें बताना है असत्य आपका कौन सा है। तो खारवेल के हाथी गुम्फा फिलेक से नंद राजा महापदम नंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है, तो आपका करेक्ट है। बुद्ध काल में अवंती का राजा चंड प्रघोत था, ये भी करेक्ट है। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, ये भी करेक्ट है, जिसे उसने पांडुरंग से ग्रसित राजा चंड प्रदोल के उपचार हेतु तो भेजा था, ये भी करेक्ट है। भारत के प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के सोने से बने आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, ये इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो प्राचीनतम जो सिक्के प्राप्त हुए आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे वो चांदी के बने थे, सोने से नहीं थे। इससे थे चांदी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है? किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली से बना है? तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वो शिखर जो है वो द्रविड़ शैली से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राज्य के सप्तांक सिद्धांत का वर्णन है? राज्य के सप्तांक सिद्धांत का जो वर्णन है वो अर्थशास्त्र में आता है, अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में जो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। राज्य के 7 अंग कौन से हैं? राजा, आत्मा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के शासन काल के शब्द वेट्टी का सही आशय क्या था? तो वेट्टी का जो है वो सही आशय है जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला जो कर है वो वेट्टी है, वेट्टी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, दो सूचियां हैं उनको आपस में मिलान करना है। एक सूची में पुस्तक है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। और रुहेला पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता। और तारीख ए नौशारी पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए नौशारी के मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। और तारीख है फिरोज शाही के जियाउद्दीन बरनी है। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, तीसरा शायद, हाँ तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है।
ए का 1 है, रोहेला बी का आपका 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताएं, क्रीमिया प्रायद्वीप, डेन्यूब नदी और काकेशस पर्वत, उपयुक्त में से कौन कौन सी विशेषताएं काले सागर के साथ स्थित हैं? काले सागर के साथ स्थित हैं क्रीमिया प्रायद्वीप, डेन्यूब नदी और काकेशस पर्वत, सभी काले सागर के साथ स्थित हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका करेक्ट है? तो पहला कथन है, खड़ी ढलानों पर मृदा पतली होती है, जिसका मुख्य कारण सीमित जल अंतःस्रवण और अधिक अपरदन होता है। दूसरा कथन है, मृदा निर्माण की प्रारंभिक अवस्था घास और झाड़ियों की वृद्धि से पहले ही शुरू हो सकती है। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका सी, ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण खिड़की में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण दिखाई देती है? इस घटना के कारण तो टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जारी दिल्ली घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था आपका गोलमेज सम्मेलन में भारतीय भागीदारी के लिए कुछ पूर्व शर्तें रखना, जिनमें औपनिवेशक स्वराज डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार करना शामिल था। ये आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है, कृषि, वानिकी, पशुधन, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन। बताना है उपयुक्त में से कितने अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र शामिल हैं? कौन से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र हैं? तो ये आपके सभी हो जाएंगे, सभी 5 जो हैं ये सभी हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में मानसून पवनों की दिशा में बदलाव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन सा करता है? तो भूमि और जल का वितरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्ल हैं, एसिड और क्षारक बेसिक सूचकों पर विचार करना है, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक सूचक हैं? प्राकृतिक सूचक कौन से हैं? तो आपके लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है और हल्दी है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज नहीं है प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैवाल और जो कवक हैं, एल्गी या फंगई के बीच सही अंतर को दर्शाता है? सही अंतर को दर्शाता है कौन? शैवाल स्वपोषी होते हैं, जबकि कारक जो होते हैं कवक, फंगई, वो परपोषी होते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? कब लागू होती है? तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद लागू होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशों पर विचार करना है, डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, उपयुक्त में से कौन से देश बाल्टिक सागर के साथ के आसपास स्थित हैं? बाल्टिक सागर के आसपास कौन से स्थित हैं? तो डेनमार्क भी स्थित है, पोलैंड भी, फिनलैंड भी और स्वीडन, ये चारों देश बाल्टिक सागर के पास में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, संसद का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकसभा निर्वाचन के उद्देश्य के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के लिए उपबंध प्रदान करता है? कौन सा है? तो ऑप्शन ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन की सभी बैठकों के से अनुपस्थित रह सकता है? सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है सिर्फ 60 दिन। अगला क्वेश्चन, गांधी नवीन समझौता 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समझौते के निहित राजनीतिक महत्व को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है? तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने वाली एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। ये आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। मतलब 1931 जो गांधी इरविन समझौता है, इसको सही राजनीतिक महत्व से दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, बताना है कौन सा कथन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र
मतदाताओं से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा है और यह ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित करती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं जो निर्धारित किए गए हैं। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ 73वां जो संशोधन हुआ, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना में एक रूपता स्थापित कर दी गई। इस प्रकार यह पंचायत क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने के एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में अथवा सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की निर्वाचक नामावली जो है में पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ठीक है। और पंचायती जो राज व्यवस्था है उसमें आधारभूत स्तर ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। एक ग्राम पंचायत में एक गांव या गांव का समूह भी शामिल होता है। मंडल इस व्यवस्था के जो मध्यवर्ती स्तर हैं जिसे ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है, इस निकायों को मंडल या तालुका पंचायत भी कहा जाता है। चलिए, छोटे राज्यों में मध्यवर्ती स्तर का गठन अनिवार्य नहीं है। शीर्ष पर जिला पंचायत का प्रावधान किया गया है जिसमें जिले का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। तो इस प्रकार यह पंचायत क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाली एक ग्राम स्तरीय सभा है। इसमें क्या कहा है कि यह पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर एक बनी ग्राम स्तरीय सभा है। तो इसमें क्या कहा है, जो पात्र नहीं, जो पंजीकृत हैं, जो पंजीकृत हैं उसके लिए है। पात्र से मतलब नहीं है, पात्र तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो पंजीकृत होंगे सिर्फ उनसे बनी एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो आपका कथन सत्य है, लेकिन पहला आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई? किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो सरकरिया आयोग की जो समिति है 1983, इसके तहत सिफारिश की गई कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना होगी। तो सरकरिया आयोग की सिफारिश पर की गई। सरकरिया आयोग 1983 में केंद्र सरकार के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से इनमें भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, किसमें शामिल हैं? तो आपका हो जाएगा करेक्ट भाग 9 में, भाग 9 में शामिल हैं और भाग 4 में शामिल हैं और अनुच्छेद 280 में शामिल है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जैव मंडल में जीवों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी हैं? असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा की उपलब्धता में परिवर्तनशीलता, ये आपका हो जाएगा करेक्ट, और जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में अंतर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थापत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो झांसी का किला शामिल नहीं है, बाकी ताजमहल शामिल है, आगरा का किला शामिल है और फतेहपुर सीकरी शामिल है। अगला क्वेश्चन है 83, सूचियां दी गई हैं 2 और आपस में मिलान करना है इनको। हर्पेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रोफोलॉजी और जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरोंटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी में क्या है? तो उभयचर सरीसृप का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी में क्या है? तो त्वचा का अध्ययन। और ट्रोफोलॉजी में क्या है? तो पोषण विधियों का अध्ययन। और जेरेंटोलॉजी में क्या है? तो वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कारण में कहा है कि वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करना चाहता था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा कथन कारण जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह धरातलीय अवरोधों का अभाव है। यहाँ धरातलीय अवरोधों का अभाव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक टुंड्रा बायोम की विशेषता नहीं है? टुंड्रा बायोम की विशेषता कौन सी नहीं है? तो अधिकतम प्राथमिकता उत्पादकता जो है, प्राथमिक जो उत्पादकता है, ये टुंड्रा बायोम की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। कहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है प्रतिशत में सबसे सर्वाधिक है? तो किस जिले में है? तो बहराइच जिले में है। बहराइच जिले में 0 से 6 वर्ग की आयु की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कितना है? तो 18.77% है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणीय ध्रुवीय प्रकाश तथा उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश परिघटना संपन्न होती है तो आयन मंडल में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ संगठन दिए गए हैं, एक तरफ उनके स्थापना वर्ष हैं। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? तो 1971 में। एशियाई बैंक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1966 में हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ये होती है आपकी 1995 में। ठीक है। और ओपेक ओपेक की स्थापना होती है 1960 में। तो आपके सही सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है? कौन सी है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर है, एक सूची और दूसरी सूची आपस में मिलान करना, एक तरफ संस्था दी गई है, एक तरफ उनके स्थापना वर्ष दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1984 में होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना होती है 1969 में होती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना होती है 1939 में होती है। और सशस्त्र सीमा SSB की स्थापना होती है 1963 में। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। एक अभिकथन दिया है, दूसरा कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की जाने वाली जो ऊर्जा है वो पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। कारण में है कि पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। कब होता है? एक दिवसीय। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सूची दी गई है, दूसरी सूची में आपस में मिलान करना है। एक तरफ जीव हैं, एक तरफ उनके गुणसूत्र हैं। चलिए, तो मनुष्य के कितने गुणसूत्र हैं? तो 46 हो जाएंगे। कुत्ते में कितने हैं? तो 78 हो जाएंगे, करेक्ट है। और घोड़ा में कितने हैं? तो 64 है। और कबूतर में 80। तो सभी सही सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक तरफ लवण दिए गए हैं, एक तरफ रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? NaCl। धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है? इधर लिख देते हैं, Na2O3। खाने का सोडा, खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका जो फार्मूला होता है बाई कार्बोनेट का, NaHCO3। और सीरा, सीरा का जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है आपका KNO3। KNO3। चलिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ए का 4 हो गया, तो इसमें ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह, अवध के नवाब थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू हुई? तो 2001 से 2 के बीच में लागू हुई। एक तो अभिकथन है, दूसरा आपका कारण है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। चलिए, वायसराय वेलेज वेवेल वायसराय वेवेल द्वारा बुलाया गया शिमला सम्मेलन असफल रहा। कारण है, इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए इनकरेक्ट, ए आपका करेक्ट है, कारण आपका इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। शक संवत का प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है 78 ईस्वी। और रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये 150 ईस्वी। विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है 57 ईसा पूर्व में होता है। और सांची का जो स्तूप का निर्माण होता है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है वो बताना है। रुधिर प्लाज्मा एक क्षारीय द्रव है, यह आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% होता है। कितना होता है? 55%। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन 1 और 2। चाको का मैदान प्रमुख कपास उत्पाद क्षेत्र है। चाको का जो मैदान है वो किसका उत्पाद प्रमुख क्षेत्र है? तो अर्जेंटीना का है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? कौन सा है? तो आपका मिजोरम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा करेक्ट है? तो धातुओं में सोना की सक्रियता सर्वाधिक होती है, गलत है। सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यह सही है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णालेखन तकनीक का प्रयोग होता है। वर्णालेखन तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित में किस शब्द का आशय कर्म का जीवन की ओर प्रवाह कहलाता है? प्रवाह कहलाता है तो आश्रव, ठीक, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची है, दूसरी सूची है, आपस में मिलान करना है। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1920। थोक मूल्य सूचकांक का जो आदर्श वर्ष है वो क्या है? तो 2011-12। सेल की स्थापना कब होती है? सेल की स्थापना होती है 1974 में, और सेबी की स्थापना होती है 1988 में। तो आपका जो करेक्ट होगा, ए का 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी गलत है, डी गलत है। ठीक, बी गलत है आपका, डी गलत है, और जो करेक्ट होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा मैथ से, ठीक है। चलिए बताना है इसमें, भिन्नों को आरोही क्रम, इन जो भिन्न हैं इनका आरोही क्रम करना है। 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2। चलिए तो इनको चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, चाहे तो आप इनको एलसीएम लेके कर लीजिएगा। तो डिवाइड करके ज्यादा इजी लगता है हमें। इनको आप जब डिवाइड करेंगे तो 3/5 को 3/8 को तो 0.375 आएगा। इसका 3/5 का जो होगा 0.06 आएगा। इसका जो होगा 2/3 का तो 0.66 आएगा, और इसका जो होगा आपका 0.50 आएगा। तो आरोही क्रम में बताना है तो सबसे पहले आपका 3 8 आरोही क्रम में बताना है ना, असेंडिंग ऑर्डर 3 8। तो इसका जो करेक्ट आपका होगा ए करेक्ट हो जाएगा। 3 8 1/, फिर आपका आरोही क्रम तो छोटे से बड़ा, तो छोटा सबसे इसमें 3 8 ही है, मतलब ये वाला, फिर उससे ये है, फिर उसका ये हो जाएगा, फिर उसका लास्ट में ये हो जाएगा। तो लास्ट में क्या है? 2/3 आएगा।
यही आपका करेक्ट है ए। अगला क्वेश्चन है, एक घन के प्रत्येक कोण को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। पृष्ठीय क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि जो होगी आपकी 125 हो जाएगी, आपकी 125%। अगला क्वेश्चन, रीजनिंग से है, अक्षरों की जो श्रेणी है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर आएगा? कौन सा अक्षर आएगा? चलिए देखते हैं कौन सा अक्षर आएगा। तो बी के बाद एफ आता है तो कितने ऐड हो रहे हैं? ए बी सी डी ई एफ, मतलब +4 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है? इसमें भी आपका एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि +4 इसमें भी हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है, इसमें भी +4, सब में प्लस आपका 4 4 हो रहा है। तो इस एल के बाद +4 जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा पी। ठीक है, पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से श्रेष्ठ है, श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु है। सबसे कम आयु किसकी है? सबसे कम आयु किसकी है? चलिए, तो यहाँ कहा है कि राधा सुनीता से कम है, राधा सुनीता से कम किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, यानी कि रीता, यहाँ गीता सबसे छोटी हो गई। श्यामा रीता से ज्येष्ठ है, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं इस गीता से, यहाँ तो गीता छोटी ही रहेगी। किंतु राधा से कम है, यहाँ भी मतलब नहीं, तो गीता ही सबसे क्या होगी? यहाँ पे छोटी होगी। एक मिनट, रीता, सॉरी, गीता की बात कर रहे हैं, रीता, रीता यहाँ पे सबसे छोटी, क्योंकि रीता से बड़ी है गीता। ठीक है, रीता से बड़ी गीता है तो रीता ही सबसे यहाँ पे भी छोटी हो गई। रीता से ज्येष्ठ, यहाँ पे भी रीता से बड़ी हो गया श्यामा, तो रीता यहाँ पे भी छोटी हो गई, किंतु राधा से कम है, किंतु राधा से भी कम है। ठीक है, श्याम की कम है ना, रीता से तो ज्येष्ठ है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? रीता ही क्या है? छोटी है। चलिए, कम आयु, सबसे कम आयु किसकी है? सबसे कम आयु, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, इसको एक बार लगा लेते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, इसको एक बार सही से लगा लेते हैं। चलिए, सुनीता जो है, यहाँ पे सुनीता, सुनीता जो है वो राधा से बड़ी है। राधा सुनीता से कम है तो सुनीता राधा से बड़ी हो जाएगी, तो राधा सुनीता से क्या हो गई? छोटी हो गई। किंतु क्या है? किंतु रीता से बड़ी है, तो रीता से बड़ी है, रीता से बड़ी हो गई। ये पहली आपकी हो गई। अब यहाँ पे रीता गीता से ज्येष्ठ है, रीता जो है गीता से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गीता बड़ी हो जाएगी, तो रीता क्या है? रीता बड़ी है, तो रीता गीता से बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे गीता बड़ी हो गई, छोटी हो गई। यहाँ पे श्याम जो है रीता से ज्येष्ठ है, यहाँ पे श्याम क्या है? श्याम रीता से ज्येष्ठ है, तो किंतु राधा से कम आयु है, तो राधा यहाँ पे श्याम से भी बड़ा हो गया, बड़ी हो गई, और यहाँ पे रीता हो गई। चलिए, फिर क्या कहा है लास्ट में? किंतु राधा से। अब यहाँ पे सबसे कम आयु किसकी बतानी है? सबसे कम आयु किसकी है? यहाँ पे रीता से राधा की कम आयु है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? तीनों समीकरण को जब व्यवस्थित करेंगे तो सुनीता, फिर राधा आएगा, फिर राधा आ जाएगा, फिर आपका श्याम, फिर रीता, फिर गीता, तो सबसे कम आयु किसकी हो गई? गीता की हो गई। ठीक, गीता की, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई, उसे पुराने दाम पर लगाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 60 के बाद कम जब कराए जाएंगे तो 37 1/2% की कमी की जाएगी, इसको लगा लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें जो आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी आंसर आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता रहा है, पूछ रहा है। चलिए, बड़ा क्वेश्चन है, आंसर है, लगाना पड़ेगा, लगा लीजिएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा, इसमें कहा है कि ए बी की बहन, सी बी की माँ है, बी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी का रिश्ता बताना है क्या है, मतलब बी जो है, बी
ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो ए जो है बी की बहन हो गया। फिर है सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, यहाँ पे सी आपकी माँ हो गई यहाँ पे। फिर क्या है, डी सी का पिता है, तो डी सी का जो है पिता हो गया। और डी जो है ई का, डी जो है ई की माता हो गई, डी जो है ई की माता हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, डी जब ई की माता हो गई तो डी जो ए से संबंध रखता है वो रखता है आपका पोती या नातिन से, तो नातिन आपका हो जाएगा करेक्ट, नातिन। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आंसर आपका होगा 3/7। अगला क्वेश्चन है जो 114 नंबर क्वेश्चन है, 114, इसमें जो आंसर आपका होगा 243। इसमें आपका जो आंसर होगा आपका वो बुधवार को प्रातः 5 बजे आंसर होगा। 160 में इसमें जो आंसर आपका होगा वो आपका दक्षिण पूर्व होगा। आप लगा लीजिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसकी हम पीडीएफ शेयर कर लेंगे, वहां से आप रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, देख के 4 5 6 7 क्वेश्चन है, आप एक बार लगा लीजिएगा। चलिए 117 क्वेश्चन में क्या है, 62 आंसर है, और 118 में आपका आंसर है ए, ठीक है, ए आंसर है। और इसमें जो बनेंगे आपके कितने वर्ग हैं, तो इसमें आपके 9 वर्ग हैं टोटल। और 120 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर जो होगा वो सी होगा, 30। चल, इसमें जोड़े गए हैं आपके, मतलब ए की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू 11 होती है, तो 12 हो गया, सॉरी 12 हो गया, और एक इसमें से माइनस कर दो तो 11 बचेगा। ऐसे ही सबको आप करेंगे, तो ओ की जो वैल्यू होती है, ओ की वैल्यू 15 है, और आर की वैल्यू 18 होती है, तो कितना होगा, 33 होगा, 33 में से एक जाएगा आपका, 32 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा। चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है अप्रैल मंथ के, देखेंगे। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर, यह पुल रामेश्वरम से मंडपम को जोड़ता है। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों करेक्ट हैं। तो इसकी लंबाई भी 2.08 किलोमीटर है, और यह रामेश्वरम से मंडपम को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, अप्रैल 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया। दूसरा कथन है, इसका शिखर सम्मेलन का जो विषय वस्तु है, बिम्स्टेक पोजर्स प्रॉस्परस, ठीक है, रेजिलियंट एंड ओपन थी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा, मतलब दोनों नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं है, दो सॉरी, एक मिनट, ए करेक्ट होगा आपका, आपके दोनों सत्य हैं। छठे जो विंस्टक सम्मेलन की आपके दोनों करेक्ट हैं। इसमें करेक्ट, सॉरी, इसमें जो पूछा है असत्य पूछा है, क्योंकि ये क्या है, असत्य है, ये दोनों करेक्ट हैं, इसीलिए असत्य ध्यान नहीं दिया, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जब पढ़ेगा यदि असत्य सत्य है तो उसको सर्कल कर लीजिएगा, वो डायरेक्ट दिखेगा आपको, तो यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा, इसीलिए बी आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों आपके सत्य हैं। तो जो बिम्स्टेक छठा बिम्स्टेक हुआ वो अप्रैल 2025 में, इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय वस्तु था ये था बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेजिलियंस एंड ओपन थी, थीम इसकी विषय वस्तु थी। चलिए अगला क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें बताना है सत्य कौन सा है, इसमें सत्य बताना है, ठीक है। अप्रैल माह जो युद्ध अभ्यास हुआ है इसका आयोजन भारत एवं रूस की सेनाओं के मध्य हुआ है, भारत और रूस की सेनाओं के मध्य हुआ है, और इसका जो आयोजन हुआ है वो चेन्नई में किया गया है। तो जोरहाट जो असम में हुआ है वो किसका हुआ था, वरुण का हुआ था। इसके बीच में वरुण अभ्यास होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कब हुआ था, तो ये मार्च में हुआ था। लेकिन ये जो अभ्यास है ये आपका इंद्र जो होता है भारत और रूस के बीच में होता है। ये कब हुआ, तो आपका चेन्नई में हुआ अप्रैल 2025 में, ठीक है, भारत और रूस के सेनाओं के मध्य हुआ। तो इसमें जो आपके ऑप्शन सत्य हैं वो दोनों आपके असत्य हो जाएंगे। तो युद्धाभ्यास का जो आयोजन हुआ भारत और रूस की जो वायुसेना है, वायुसेना के बीच में नहीं होता है, इसके बीच में होता है, नेवी के बीच में होता है, नेवी के बीच में। कहाँ हुआ, तो ये चेन्नई में हुआ, ये ध्यान रखना। मतलब इंद्र जो है वो
इंद्र का मतलब ये पानी के देवता हैं, तो नेवी ने किया इसको, इससे ये रिलेट कर लीजिएगा। और किसके बीच में हुआ? तो रूस और पाकिस्तान भारत के बीच में हुआ। कब हुआ? अप्रैल 2025 में हुआ। कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को किस देश के प्रतिष्ठित फ्रेड, ठीक है, डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यूके के। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला? चपाता मिर्च कहाँ की है? तो तेलंगाना की है। अगला क्वेश्चन, 2025 अप्रैल 2025 में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में बदलाव के अनुरूप व्यवसायों को तैयार करने का तथा भविष्य में प्रासंगिक बनाने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट स्प्रिंट प्रारंभ किया? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया प्रोजेक्ट स्प्रिंट। दो सूचियां हैं, एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, एक तरफ उनकी नियुक्ति है। आलोक जोशी, आलोक जोशी को क्या बनाया गया? तो अध्यक्ष काहे के बनाए गए? एनएसबी, एनएसबी के अध्यक्ष बनाए गए। संजय जायसवाल को क्या बनाया गया? तो अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के बनाए गए, ये भी करेक्ट है। आशुतोष दीक्षित को क्या बनाया गया? तो ये प्रमुख सीआईएससी के बनाए गए, ये भी करेक्ट है। और कमला प्रसाद विशेषर को बनाया गया प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टबैको के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर हैं। तो ये आपका जो करेक्ट होगा आपका 1 2 3 4 आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करंट से है, अप्रैल 2025 के यूके की जो पत्रिका है टाइम हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। इस संबंध में कथन बताना है, कौन सा आपका करेक्ट है? इसमें पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान मिला, गलत है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। सत्य बताना तो हो तो ये आपका करेक्ट सत्य है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंकिंग मिली पेकिंग विश्वविद्यालय को नहीं मिली, सिंघुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंघुआ, चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय, इसको प्रथम रैंक मिली। अगला क्वेश्चन है, विश्व सैन्य प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले जो देशों का भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा है? तो स्थान 5वां है भारत का, ठीक है, भारत का स्थान है आपका 5वां। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वे योजना आयोग के सदस्य भी रहे। मैं करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आपका सी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, इनका निधन हुआ है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एनईपी एनईपी 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ये योजना आयोग के अध्यक्ष सदस्य भी रहे हैं, योजना आयोग के सदस्य रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, टाइकॉन 2025 का आयोजन कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा कन्वेंशन सेंटर में किया गया या संबंधित है? इससे संबंधित है तो प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता सम्मेलन से है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क्स नामित करने की घोषणा की गई है। तो कथन जो बताना है इसमें जो करेक्ट होगा आपका वो उत्तर कोरिया एवं सऊदी अरब वर्ष 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए, करेक्ट है, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा विकसित आईआईएसआर सूर्या निम्नलिखित में से किसकी नई किस्म है? इसकी नई किस्म है तो हल्दी की नई किस्म है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अप्रैल 2025 में उड़ीसा सरकार द्वारा सिमलीपाल उद्यान को आधिकारिक सूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 154वां देश कौन बना? 154वां देश बना है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक मिनट, हाँ ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला में भारतीय एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया गया।
बिल्कुल करेक्ट है। भारत एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17th नंबर का देश बना, मतलब 70। ठीक है, तो इसमें दोनों आपके करेक्ट हैं। अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा भारत के किन दो ग्रंथों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? भगवत गीता को शामिल किया गया और नाट्य शास्त्र की जो पांडुलिपियां हैं उनको शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन इसका कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली, भारत में, नई दिल्ली में किया गया। अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 का प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। 23वें विधि आयोग के सब जो संबंधित है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं दिनेश महेश्वरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिल्कुल करेक्ट है। एमसी सीतलवाड़ प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। मतलब जीएस के हमारे 140 क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये ध्येय आईएएस की जो है टेस्ट नंबर 7 है। अब हम 60 क्वेश्चन हिंदी के कवर करेंगे। 60 क्वेश्चन हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? तो हलाहल विलोम बताना है। ठीक है, हलाहल विष का विलोम नहीं होता है, हलाहल विष ही को कहते हैं। इसका विलोम जो होगा अमृत होगा, सुधा होगा। ठीक है, सुधा, अमृत, पीयूष, ये सभी हैं। बाकी ये दोनों सेम है। कोप, कृपा, ये करेक्ट है, विलोम है। नर्म का अनर्म करेक्ट है। नराधम का नरपुंगव क्या है? नराधम का नरपुंगव, तो इसका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ शब्द का सही विलोम क्या होगा? दीर्घ का जो विलोम होगा वो हर्ष होगा, हर्ष। निम्नलिखित में से किस एक पद का विलोम नहीं हो सकता है? विलोम नहीं हो सकता है, किसका विलोम नहीं हो सकता है? तो सर्वनाम का कोई विलोम नहीं हो सकता है, बाकी संज्ञा, क्रिया, विशेषण का विलोम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के युग्म में से निम्न में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? तो ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज होता है। क्या? निस्तेज, यही आपका गलत है। बाकी कृत का अकृत हो जाएगा, तरुण का वृद्ध हो जाएगा और निरुत्तर का प्रति उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से कौन सा एक सही सुमेलित है? दुर्बल का क्या होगा? दुर्बल और निर्बल एक ही चीज है, एक ही है। इसका जो विलोम होगा आपका सबल होगा। ऊर्ध्व का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्व का, ठीक है, ऊर्ध्व का होता है अधः, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अपव्ययी का क्या होगा? अपव्ययी का होता है मितव्ययी, मतलब ये दोनों सही एक ही चीज हैं। बाकी मितव्ययी का इसका जो होगा मितव्ययी करेक्ट होगा। नीरस का क्या होगा? नीरस का होता है सरस, सरस, एक मिनट, सरस, बाकी ये गलत है। चलिए, तो सही क्या है? ऊर्ध्व का अधः होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक उपसर्ग द्वारा निर्मित है? उपसर्ग द्वारा कौन सा निर्मित है? चलिए, तो मूक का क्या होता है? मूक का वाचाल, गतिमान का गतिहीन, सत्कर्म का दुष्कर्म और गुरु का लघु। तो दुष्कर्म जो विलोम है, दुष्कर्म, वो दुष उपसर्ग को जोड़कर दुष उपसर्ग को सत्कर्म का विलोम दुष्कर्म बनाया गया है, मतलब दुष शब्द को जोड़कर दुष्कर्म बनाया है। चलिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुरात्मा का सही विलोम क्या होगा? दुरात्मा का जो सही विलोम होगा वो महात्मा होगा। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द एक तरफ है, एक तरफ विलोम है। सामान्य, दिवा, पुरुष, निष्काम। सामान्य का विलोम क्या होगा? तो विशिष्ट होगा। और दिवा का जो विलोम होगा, दिवा का होगा रात्रि। और पुरुष, परुष का जो विलोम होगा वो होगा कोमल। और निष्काम का होगा सकाम। जो करेक्ट होंगे आपके, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
युत्सा का सही विलोम क्या होगा? युत्सा का जो सही विलोम होगा वो मैत्री होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द पर विचार करना है, शब्द और विलोम बताना है कौन से आपके सही सुमेलित हैं। असीम का क्या होगा? असीम का होता है ससीम, सचीम। अवार्चीन का क्या होगा? तो प्राचीन होता है अवार्चीन का, प्राचीन। विनाश का क्या होता है? तो निर्माण होता है। तो आप पाश्चात्य का क्या होता है? पवात्र। ठीक, तो ये आपका करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट थे। तो सही सुमेलित जो था, एक मिनट, हाँ, केवल डी जो है वो सही सुमेलित है, बाकी ये सभी आपके इनकरेक्ट थे। खरजू निम्नलिखित में से किसका जो है तत्सम है? खरजू, खरजू जो है वो खुजली का है, खुजली का खरजू। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के युग्मों में से एक बेमेल है, कौन सा बेमेल है? प्रागुण किसका तत्सम होता है? प्रागुण वो होता है ऊना का। भ्रात जाया किसका होता है? तो भावज का होता है। बहिर, बहिर किसका होता है? तो बाहर का। और मनास किसका है? सॉरी, मशान, मसान होता है शमशान का, शमशान ऐसे लिखा जाता है। और मरण का जो होता है तत्सम, वो मरना होता है। ये तो ऑप्शन डी इसका था, बेमेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तद्भव कहते हैं, गलत है, तत्सम कहते हैं। तत्भव शब्दों से विकसित शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्भव शब्द से विकसित, तत्सम से जो विकसित होते हैं उसे तत्भव कहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका होगा, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, मतलब दोनों गलत हैं। चलिए। कुष्मांड शब्द किसका तत्सम रूप है? कुष्मांड शब्द किसका है? कुम्हड़ा का है, कुम्हड़ा। सास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? जिसका तत्सम क्या होता है? स्वस्वरूप। ए। निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग्मों में से एक बेमेल है। एक तरफ तत्भव है, एक तरफ तत्सम है, बेमेल कौन सा है? तो तिनका, तिनका का तृण होता है तत्सम, डंक का दंश होता है, पराठा का होता है और सुन का क्या होता है? सुन का होता है प्रणु। शून्य, शून्य है आपका, शून्य का होता है सुन्न, सुन्न तत्भव। इसमें एक तत्भव बताना है, कौन सा है? तत्भव कौन सा है इसमें? तो विनती जो है वो तत्भव है। विनती का जो होता है विनति, तत्सम। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। एक तरफ तत्भव दिए गए, एक तरफ तत्सम। सीक, सीक का होता है इसिका। लेई, लेई का क्या होता है? तो लेपिका होता है। और भाला का क्या होता है? भाला, भल्ल। और पेंदा का होता है पिंड। तो डी का हो जाएगा 1। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तत्भव शब्द है, इसमें एक जो तत्भव है वो क्या होगा? तो छिलका जो है तत्भव शब्द है, बाकी सभी आपके सम है। छिलका का तत्सम क्या होता है? तो सकल, सकल। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक गलत युग्म है? कौन सा गलत है आपका? तो गलत जो होगा, कड़ुआ का करकट नहीं होता, ये आपका गलत है, बाकी आपके सभी करेक्ट हैं। चलिए, एक सूची में पर्यायवाची एक शब्द में पर शब्द है, एक तरफ पर्यायवाची है। हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है? तो नगराज होता है हिमालय का पर्यायवाची। मोर का पर्यायवाची क्या होता है? तो मोर का होता है कलह प्रिया। और सागर का पर्यायवाची क्या होता है? तो सागर का पर्यायवाची होता है कंपते। और प्रलब्ध का होता है दम्भ। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, रिपुसूदन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? रिपुसूदन, रिपुसूदन जो है वो शत्रुघ्न का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? बताना है नहीं है, किसका सारंग नहीं है? तो पुष्कर का सारंग पर्यायवाची नहीं होता है। सारंग किसका होता है? मोर का भी होता है, हिरण का भी होता है, तीर का भी होता है। निम्नलिखित पर्यायवाची गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो शब्द है पर्यायवाची है। अस्म, अस्म जो है वो वाहन का पर्यायवाची है। परशुराम भृगुनंदन, मेढक प्लवंगम। और ब्राह्मण का जो पर्यायवाची होता है
वो नाराज नहीं होता। नाराज किसका प्रवाची है? बाण का। ब्राह्मण के भूसुर, ठीक है, ये सभी पर्यायवाची हैं। भूदेव भी। निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? शब्द और एक तरफ पर्यायवाची। सुंदरी, सुंदरी का जो होता है वरांगना, सुंदरी का वरांगना, ठीक है। सुंदरी का जो है सही सुमेल, एक मिनट, कौन सा एक सही सुमेलित है बताना है। चलिए, तो गंगा का जो पर्यायवाची है, गंगा का, वो आपका त्रिपथगा होता है। बाकी सुंदरी का वारांगना नहीं होता है। क्या होता है? वरांगना, वरांगना होता है। वा में आकी मात्रा नहीं होगी। वरांगना किसका पर्यायवाची होता है? तो वैश्य का होता है, वैश्य। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो पद्म होता है। पद्मा किसका पर्यायवाची है? तो पद्मा है लक्ष्मी जी का। देखो माइन्यूट वो है। मैना किसका पर्यायवाची है? तो मैना है कलह प्रिया या मोर, कलापी मोर। अच्छा, ठीक है। मैना जो है, मैना को भी कलह प्रिया कहते हैं, मैना को कलह प्रिया। एक मिनट, कलह प्रिया अभी हमने, ठीक है, मोर में भी कहा था कलह प्रिया, तो मोर का भी है और आपका हो जाएगा मैना का भी। एक मिनट, यहाँ पे करेक्शन करना है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 161 में करेक्शन करना है। मोर का कलह प्रिया नहीं होता है, मैना का होता है। मैना का कलह प्रिया होता है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। मैना का कलह प्रिया होता है, मोर का नहीं होता है। चलिए, 166 में क्या है? कुंज रारस, ठीक है। कुंज रासर, कुंज रासर किसका पर्यायवाची है? तो केला का है। ऑप्शन ए, केला का। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो शशिधर। शशिधर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ये जो शिव जी का पर्यायवाची है शशिधर। शशि चंद्रमा का होता है। शशि को धारण करने वाले शिव जी हैं। बाकी अगला क्वेश्चन, भार्गवी, पद्मा, इंदिरा इत्यादि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो हैं लक्ष्मी जी के। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है? श्यामा किस एक का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका बी, गाय का पर्यायवाची श्यामा नहीं है। बाकी यमुना का भी श्यामा है, कोयल को भी श्यामा कहते हैं, द्रौपदी को भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? झंडा को केतु भी कहते हैं, झंडा को केतु भी कहते हैं, और केतन भी, वैजंती भी, अनरत नहीं कहते हैं। अनत जो है वो झूठ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी जो है अशुद्ध हो जाएगा। एक अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? एक मिनट, हाँ सी। इसमें भी आपका सी अशुद्ध है। सौभाग्यवती स्त्री होती है, भाग्यवान स्त्री नहीं होती है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल का ही नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सौभाग्यवती होगा, ठीक। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। इसका जो शुद्ध वाक्य होंगे आपके सभी शुद्ध वाक्य होंगे। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है? किसकी शुद्ध है? तो श्रीमती की वर्तनी जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। श्रीमती क्या होता है? श्रीमती। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? इसमें शुद्ध वर्तनी आपकी अनुग्रहित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 160 176 में क्या होगा? अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, कौन सा है? तो आपका डी अशुद्ध है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी, रेलवे के कई कर्मचारियों की, ठीक, कई रेलवे के नहीं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? इसमें किसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी? तो टिप्पणी की वर्तनी अशुद्ध है। क्या होती है? टिप्पणी। निम्नलिखित इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्राणीवंद, ये गलत है। क्या होता है? प्राणीवृंद। सही वर्तनी शब्द कौन सा है इसमें? तो सही वर्तनी आपका है महात्म्य। ऑप्शन बी, महात्म्य, महात्म्य। अगला क्वेश्चन है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। वाक्य का शुद्ध रूप
इसमें वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अगला क्वेश्चन वाक्यांश और एक शब्द से है, इसमें कौन सा बेमेल है वो बताना है। भय उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? भयानक। भयाकुल लिखा है, भयाकुल को भय से घबराया हुआ होता है, भयाकुल भय से घबराया हुआ। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वाक्यांश है तो क्या है? वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो रूपक होगा। अगला क्वेश्चन है अहम मान्यता। अहम मान्यता शब्द के लिए वाक्यांश क्या प्रयुक्त होता है? तो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझाना। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वाक्यांश एक तरफ एक शब्द है। समान उदर से जन्म लेने वाला, सही सुमेलित नहीं बताना है। समान उदर से जो जन्म लेता है सहोदर कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यागत। यही आपका इनकरेक्ट है, बाकी जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ, सत्य के अनुसार यथासत्य। सदा भव किस एक के लिए सही शब्द है? तो सदा भव जो होगा वो सदा रहने वाला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऊपर की ओर जाने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ऊर्ध्वगामी होगा, क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? भला या हित चाहने वाले को क्या कहते हैं? भला या हित चाहने वाले को कहते हैं हितैषी। मरते दम तक को कहते हैं आमरण। जो कहा गया हो कथित। जो मद्य करने के आदि हो मद्यप। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह तांत्रिक जो अपने हाथ में खोपड़ी लिए रहता है, वह तांत्रिक जो कापालिक, कापालिक कहते हैं उसे। वृथा संयम, वृथा संयम को क्या कहते हैं? वह काम के लिए अनुपयुक्त समय, काम के लिए अनुपयुक्त समय। जिसका विवाह ना हुआ हो वो अपरिणीत होता है, अपरिणीत। आपका पत्र मिला, वाक्यांश में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? आपका सर्वनाम पत्र की विशेषता बता रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मनस्वी जो है वो विशेषण, एक मिनट, मनस्वी नहीं, मनस्वी तो है विशेषण, विपत्ति विशेषण नहीं है। विपत्ति का जो विशेषण होता है विपन्न होता है। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? तो ऑप्शन डी इसका थोड़ा सा आटा जो है वो निश्चित परिमाण नहीं, अनिश्चित, थोड़ा जो है वो अनिश्चित में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट होगा वो आपका आरूढ़ जो है वो विशेष शब्द नहीं, विशेष शब्द नहीं। आरूढ़, आरूढ़ जो है विशेषण है, इसका जो विशेष होता है आरोहण होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, वाक्य में कोई विशेषण नहीं है। सूची और सूची दो को आपस में सम्मिलित करना है, एक तरफ विशेष है एक तरफ विशेषण है। अनुभूति, अनुभूति का विशेषण क्या होगा? अनुभूत होता है। नीति का विशेषण क्या होगा? नैतिक होगा। बालक का होगा बाल्य, पंगुता का होगा पंगु। तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? इसमें कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो विकृत, विकृत जो है वो विशेष से नहीं है। बाकी सभी आपके विशेष से क्या, विकृत का विशेष जो होगा वो विकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है वो कौन सा है? तो आपका यहाँ पे बहुत, बहुत सारा गेहूं। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा गेहूं में जो होगा वो अनिश्चित परिणाम परिमाणवाचक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारे हिंदी के ध्येय आईएएस की जो 7 नंबर टेस्ट सीरीज है, 7 नंबर टेस्ट सीरीज के हिंदी के 60 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। चलिए, और जीएस के 140 क्वेश्चन जो है 7 नंबर टेस्ट सीरीज के वो भी कवर हो गए हैं। चलिए,
तो वीडियो को शेयर भी करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ पे अन्य मटेरियल भी डालता रहता हूँ, स्टडी मटेरियल, वो भी आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए, वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।